नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम NCERT 11th क्लास के सेकंड चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला पॉइंट्स है यहाँ पर, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। नेक्स्ट है, दजला और फरात नदियों के बीच यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अभिलेखित मीन्स लिखा हुआ जो इतिहास है। अभिलेखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। तो दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। नेक्स्ट है, 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। पहले सुमेर, फिर अक्कद और बाद में बेबीलोनिया कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, 1100 ईस्वी पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। तो अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया सभ्यता की पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी, तो सुमेरियन या सुमेरी। नेक्स्ट है, 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अक्कदी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। सुमेरियन भाषा के बाद अक्कदी भाषा आ गई थी। नेक्स्ट है, 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। पहले सुमेरियन, फिर अक्कदी, उसके बाद अरमाइक भाषा 1400 ईस्वी पूर्व। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। नेक्स्ट है, बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि से है। यूरोप के यात्री विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। तो ये मेसोस और पोटेमोस से बनकर मिला है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। नेक्स्ट है, बाइबल के अनुसार जल प्लावन बाढ़ पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। परमेश्वर के जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोवा नाम के एक मनुष्य को चुना गया। नोवा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक जोड़ा रख लिया। इस कहानी के मुख्य पात्र जीव शूद्र या उतना पिष्टम कहा जाता है। मुख्य पात्र को जीव शूद्र या उतना पिष्टम कहा जाता है। बाइबल में लिखा है कि दुनिया का जो अंत है वो बाढ़ से होगा और नोआ नाम का व्यक्ति एक नौका बनाता है जिसमें वह पूरे जीव जंतुओं के एक जोड़े को सुरक्षित कर लेता है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तान है और यही सबसे पहले नगरों का और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। मेसोपोटामिया के उत्तर में ऊंची भूमि है जहां स्टेपी घास के मैदान है। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के कारण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। गेहूं, जौ, मटर, मसूर की खेती की जाती थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल फूल देते थे। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। नेक्स्ट, खेती के अलावा भेड़ बकरी स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढलानों पर पाली जाती थी। कौन? भेड़ बकरियां। शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही नहीं हुआ। तो शहरों का जो विकास हुआ ग्रामीणों की समृद्धि के बल पर हुआ था। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी कि 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबा, रांगे की मिश्रण से बनता है। कांसो तांबे रांगे के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है, वारकासिस। तो 3000 ईस्वी पूर्व उरुक नगर, जो कि मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध नगर था उरुक, तो वहां से एक स्त्री का सिर एक सफेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। इसको ही वारकासिस कहते हैं। पूछ सकते हैं वारकासिस कहाँ से मिला है और ये कितना पुराना है और ये किस पत्थर से बना हुआ है। तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। श्रम विभाजन शहरी जीवन की मुख्य विशेषता होती है। मेसोपोटामिया के हथियार भी कांसे के हैं।
कांसे के बने होते थे। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों की कमी थी। नेक्स्ट है यहाँ के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे, जिसके बदले वे अपना कपड़ा और कृषि उत्पाद निर्यात करते थे। नेक्स्ट है पुराने मेसोपोटामिया की नहरें, प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। नेक्स्ट है फ्रात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में विख्यात थी। आपको याद रखना है कि विश्व मार्ग के रूप में कौन सी नदी विख्यात थी? फ्रात नदी। मेसोपोटामिया में जो पहली मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई हैं वो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि प्राचीनतम मिट्टी की पट्टिकाएं कितनी कब की हैं? वो 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिलती हैं। लेखन कार्य तभी शुरू हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी थी। मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी की गिली पट्टिकाओं पर सरकंडे की तिली की तीखी नोक से किलाकार चिन्ह बनाकर लिखते थे। ये भी आपको याद रखना है। क्यूनिफॉर्म यानी कि किलाकार, ये जो शब्द है वो क्यूनियस से बना है जिसका अर्थ होता है खूंटी, और फार्मा जिसका अर्थ होता है आकार। तो क्यूनिफॉर्म दो शब्दों से बना है। ये लातीनी भाषा का शब्द है क्यूनियस, ये निकल कर बना है क्यूनिफॉर्म। और जो क्यूनियस है उसमें जो क्यूनी है उसका अर्थ होता है खूंटी और फार्मा का अर्थ होता है आकार। नेक्स्ट साक्षरता। मेसोपोटामिया की साक्षरता कैसी थी? तो मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि प्रतीकों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यह बहुत पेचीदा भाषा मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल था। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरूक के एक प्राचीन शासक एनमर्कर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य गिलगेमिस, जो कि 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है, में स्पष्ट किया गया है। तो लेखन और शहरी जीवन की विकास और व्यापार की शुरुआत कैसे मेसोपोटामिया में होती है, इसके बारे में एक महाकाव्य हमें मिलता है उरूक नगर से। भी आप तो रखना है कि कहाँ से मिला है और ये किसके बारे में, ये एनमर्कर के बारे में है। महाकाव्य का नाम क्या है? गिलगेमिस है। वो कितनी पट्टियों पर लिखा गया है? वो 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। तो इस महाकाव्य से हम मेसोपोटामिया के शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के विकास के बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। तो इसको शहर कहकर पुकारते थे, वास्तव में ये एक शहर था। बाकी जितने भी वहाँ पर जितने भी केंद्र मिले हैं मेसोपोटामिया के, उनको शहर नहीं कहा जाता था, केवल ये उरूक ही उस समय शहर था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना राजा एनमर्कर के साथ जोड़ी गई है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा गिलगेमिस का महाकाव्य में, जो कि एनमर्कर से संबंधित है। तो व्यापार की शुरुआत कैसे हुई वो हम एनमर्कर के जो महाकाव्य है गिलगेमिस, उसके माध्यम से जान सकते हैं। वो अपने एक दूत को भेजता है एक दूसरे प्रदेश में, परंतु वो दूत जाते जाते, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, बहुत से पहाड़ों से उसको गुजरना था, तो वह जो संदेश एनमर्कर अपने दूत को देता है, वो दूत उस बात को भूल जाता है और आगे वो सामने वाले राजा को वह बात कह नहीं पाता है। तो कई बार वो ऐसा उसको बार बार उसको दूत बना के भेजा जाता है, परंतु अपनी बात भूल जाता है बार बार से। तो लास्ट में अंतिम बार एनमर्कर उसको मिट्टी की पट्टिका पर लिख कर देता है, तब जाकर के वो अपना संदेश है अगले राजा तक पहुंचाता है। इस प्रकार से वहां पर लेखन की शुरुआत हुई थी। राजा एनमर्कर ने ही सबसे पहले अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं बनाई और उस पर शब्द लिखा, जैसे कि हमने अभी बताया। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था, तो सबसे पहले जो मिट्टी की पट्टिका पर लिखने की शुरुआत की थी वो एनमर्कर ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 5000 ईस्वी पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास शुरू होने लगा था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कब शुरू हुआ, तो 5000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, पहले वे मंदिर जो चारों ओर, तो जो बस शहरों का जो विकास हो 3 तरह से हुआ। एक तो जो मंदिरों के आसपास विकसित हुए, दूसरे व्यापारिक केंद्रों में विकसित हुए, और तीसरे जो शहरी शाही राजधानियां रहीं जहाँ पर राजा रहते थे
आज भी अब जो प्राचीन जितने भी नगर मिले हैं उनका विकास भी इसी तरह हुआ पूरा विश्व संसार में। मेसोपोटामिया में सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान माने जाते थे। इस प्रकार से वो भी एक प्रकार से घर के समान ही थे। नेक्स्ट है उर, चंद्र देवता था। तो याद रखना है कि मेसोपोटामिया में और कौन सा देवता था, ये चंद्र देवता था। और इनन्ना, इनन्ना प्रेम और युद्ध की देवी थी। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारणतः घरों जैसे होते थे क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था, लेकिन बाद के मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर की ओर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। पूजा, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली हैं। इससे साबित होता है कि वो मंदिरों में मछली जो है वो चढ़ाते थे। नेक्स्ट है आराध्य देव। सैद्धांतिक रूप से खेती, मत्स्य क्षेत्रों, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरुक नगर का क्षेत्रफल मोहनजोदड़ो नगर से दुगना था। उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले से ही एक सुदृढ़ प्राचीर दीवार जो है, प्राचीर मतलब दीवार है, बना दी गई थी। नेक्स्ट है युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिरों का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर पहले ही देना पड़ता था पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था, तो फ्री में काम नहीं कराते थे। स्टेल क्या होता है? पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्णित किए जाते हैं। मेसोपोटामिया में एकल परिवार को ही आदर्श जो परिवार है वो माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि एक आदर्श परिवार कौन सा होता था? एकल परिवार, ना कि संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया का एक जो उर था वो मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। और नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के नगरों में देख सकते हैं, वहाँ पर नगर नियोजन के तहत उनको बसाया गया था। परंतु जो उर था मेसोपोटामिया का नगर, उसमें नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए नालियाँ नहीं होती थी। जो गलियाँ होती थी वो अक्सर दहलीजों से ऊंची होती थी, क्योंकि बार बार का जो घर का जो कूड़ा करकट था वो लोग गलियों में डाल देते थे और समय के साथ साथ गलियां ऊंची हो जाती थी। नेक्स्ट है 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। यह नगर मेसोपोटामिया के दक्षिण क्षेत्र में नहीं था, यह फ्रात नदी की ऊर्ध्व धारा पर स्थित था। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के खानाबदोश लोग अक्कदी, एरोमाइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। ये भी आपको याद रखना है। मारी के राजा एरोमाइट समुदाय के थे। मारी के राजा जिमरिलियम का महल भी मारी शहर में था। तो पूछ सकते हैं कि मारी के जिमरिलियम का महल कहाँ था, किस शहर में था? तो वो मारी में था। थोड़ी लिखाई को इग्नोर करें दोस्तों। कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलाशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप उन दिनों तांबे और टीन के व्यापार के लिए मशहूर था। यहाँ रागे का भी व्यापार होता था। मारी शहर सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की विविधता पूर्ण परंपरा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन और एक दिन का 24 घंटों में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन मेसोपोटामिया से ही हमें मिली है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहां से वह रोम, फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप पहुंचा। राजा अशुरबनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनेवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। आपको याद रखना है, निनेवे अशुरबनीपाल ने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है
अश्रुबनिपाल के पुस्तकालय में कुल 1000 मूल ग्रंथ और लगभग 3000 पट्टिकाएं थी जिन्हें विषय अनुसार वर्गीकृत किया गया था। दक्षिणी कछार में एक शूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। नेक्स्ट है 331 ईस्वी में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर था। जिगुरात क्या होते हैं? जिगुरात सीढ़ीदार मीनारें होती हैं। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा है कि उर नगर देवता ने उसे सपनों में दर्शन दिए और उसे उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में ही इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।